नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की। और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, और इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देन नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, और मानव भूगोल की प्रकृति को समझने में हम लोग तीन विचारधाराओं से अवगत होंगे। तो एक है पर्यावरण नियतिवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म या संभववाद, और तीसरा है नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ नवनियतिवाद इसको कहा जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि फील्ड और सब फील्ड क्या हैं मानव भूगोल के, जो उनके उप क्षेत्र हैं, इसमें क्या क्या ब्रांचेज बनती हैं। इसी तरह से हम लोग समझेंगे ब्रॉड स्टेजेज एंड थर्स्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, समय के साथ मानव भूगोल का किस तरह से विकास हुआ। तो ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल की परिभाषा, तो हमने क्लास 11 के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन था, तो भूगोल एक विषय के रूप में हमने भूगोल की परिभाषा समझी थी। तो भूगोल बेसिकली पृथ्वी तल पर व्याप्त पैटर्न्स का अध्ययन करता है, और ये प्रतिरूप प्राकृतिक क्रियाओं से और मानवीय क्रियाओं से दोनों से ही विकसित होते हैं। तो जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं और जो उनके प्रतिरूप होते हैं, उनका अध्ययन करने वाला भूगोल भौतिक भूगोल है, और जो मानवीय प्रतिरूप हैं वो प्राकृतिक प्रतिरूपों से मानवीय अंतर क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जो विषय या उप विषय इसका अध्ययन करता है वो हमारा मानव भूगोल है। तो भूगोल में हमने ये भी पढ़ा था कि भूगोल एक इंटीग्रेटिंग साइंस है, यानी कई सारे विषयों से इसने अलग अलग विषय वस्तु को लिया है और उसका समाकलन करता है। तो ज्योग्राफी एज ए फील्ड स्टडी इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल, तो ये समाकलन का विषय है, साथ ही साथ व्यवहारिक विषय है, अनुभवजन्य विषय है, और इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी देखा जाता है। तो एक प्रैक्टिकल विषय है। समाकलनात्मक विषय होने के कारण इस भूगोल की पहुंच उन सारे प्रक्रमों और प्रक्रियाओं तक है जिनसे पृथ्वी के सतह पर देश और काल के सापेक्ष परिवर्तन होते हैं। तो दो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देश यानी स्पेस और काल मीन्स टाइम। तो पृथ्वी की सतह पे परिवर्तनों का रिफरेंस या तो स्पेस में परिवर्तन होता है या तो टाइम में परिवर्तन होता है। तो भूगोल इसका अध्ययन करता है। ये जो भी परिवर्तन होते हैं या तो वो फिजिकल फैक्टर्स के कारण होते हैं या फिर ह्यूमन फैक्टर के कारण होते हैं। तो इन दोनों ही स्थिति में भूगोल इन परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो जो भौतिक कारकों के द्वारा परिवर्तन होते हैं उनको स्टडी करता है भौतिक भूगोल, और जो मानवीय कारकों के कारण परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में करते हैं। तो बेसिकली भौतिक भूगोल या मानव भूगोल ये इस तरह की जो द्वैधता है, यानी भूगोल को दो भागों में विभाजित करने की जो द्वैधता है, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूअलिज्म। और ये हमने क्लास 11 वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये द्वैतवाद ऐसा है कि भूगोल प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है या मानवीय परिघटनाओं का अध्ययन करता है। तो इस तरह की जो द्वैतता है इसको हम लोग ड्यूअलिज्म कहते हैं। और ये द्वैतता केवल यही नहीं है कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की, ये द्वैतता एक दूसरे रूप में भी आती है। इसको कहा जाता है हम लोग नॉमोथेटिक और इडियोग्राफिक। तो नॉमोथेटिक परंपरा ये बेसिकली ग्रीक शब्द नोमोस से निकला हुआ है। नोमोस मीन्स लॉ। तो किसी भी विषय को जब बहुत ही वृहत रूप से अध्ययन करते हैं तो उसमें सामान्यीकरण के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो सामान्यीकरण से नियम का निर्धारण होता है या सिद्धांतों का निर्धारण होता है। तो जब उद्देश्य नियम निर्धारण या सिद्धांत निर्धारण का हो तो ऐसी अध्ययन की प्रविधि को नोमोथेटिक कहते हैं। इसी तरह इडियोग्राफिक है। तो इडियोग्राफिक भी इडियोस शब्द से बना हुआ है, ये भी ग्रीक लेटर है। इडियोस मीन्स पर्सनल, यानी ये किसी इंडिविजुअल का उसकी व्यवहारिक परिस्थिति के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो ये बेसिकली विवरणात्मक है, और ये विवरणात्मक व्यक्तिगत रूप से तथ्यों के रूप से ये अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन का जो दायरा होगा वो दायरा उस व्यक्ति या समूह के आसपास के पर्यावरण के संदर्भ में होगा। ये दूसरा ड्यूअलिज्म है।
और तीसरा ड्यूअलिज्म है कि भूगोल या तो प्रादेशिक रूप से अध्ययन करता है या तो क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। इसको भी हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ था क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में। लेकिन फिर से देखते हैं सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जब किसी एक भौगोलिक तत्व को पूरे विश्व के संदर्भ में देखते हैं तो ऐसे अध्ययन को सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। लेकिन जब संपूर्ण पृथ्वी को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं, प्रदेशों में बांटते हैं, तो एक प्रदेश में सारे भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करना ये प्रादेशिक भूगोल का उदाहरण है। जैसे क्लास 12 में 2 बुक्स हैं, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये उदाहरण होता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का या क्रमबद्ध भूगोल का। लेकिन जब भारत भूगोल की बात हम करते हैं तो वो प्रादेशिक भूगोल का उदाहरण है। तो भारत क्या है? एक रीजन है, एक प्रदेश है। जैसे पूरी पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं तो बहुत सारे महाद्वीप बनते हैं, महाद्वीपों के साथ और बांटते हैं तो अलग अलग देश बनते हैं, देशों को भी और बांटते हैं तो प्रदेश बनते हैं। छोटे छोटे विभाजन होते हैं जिनमें कई क्रम होते हैं और इन वर्गीकरण के क्रमों का विभिन्न आधार होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी एक रीजनल ज्योग्राफी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। भूगोल या तो प्रादेशिक अध्ययन है या फिर क्रमबद्ध अध्ययन है। तो इस तरह की ड्यूअलिज्म भी आती है इसमें। इसके अलावा ज्योग्राफी मॉडर्न ज्योग्राफी है या पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी है, व्यवहारिक अप्रोच है या मात्रात्मक अप्रोच है, तो और भी बहुत सारे ड्यूअलिज्म बनते हैं इसमें। और जब ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद थोड़ा सा और विस्तृत रूप में हो जाता है, यानी एक विभाजन दूसरे विभाजन के विरोधी के रूप में होने लगता है, तो उसको कहा जाता है डाइकॉटमी या द्वैधता। तो बेसिकली ये दोनों एक शब्द एक ही जैसे अर्थ में यूज किए जाते हैं, ड्यूअलिज्म और डाइकॉटमी। तो इनको आप लगभग एक मान के चलिए। लेकिन जब हम देखते हैं विषय का विस्तार से विश्लेषण करते हैं तो इस तरह की द्वैधता का कहीं अस्तित्व तो नहीं है। ये तत्वों के अध्ययन के या संपूर्ण ज्ञान के प्राप्त करने के अलग अलग पक्ष हैं। तो वास्तविकता में इस तरह का ड्यूअलिज्म या डाइकॉटमी कहीं नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग समझते हैं भूगोल को परिभाषित कैसे किया, तो ये विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। तो सबसे पहला नाम इसमें आता है फ्रेडरिक रेटजेल का। ये भूगोल के विकास क्रम में जर्मन स्कूल के बहुत बड़े विद्वान थे और रेटजेल ने जो मानव भूगोल को परिभाषित किया, मानव भूगोल रेटजेल के शब्दों में एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है। किन किन चीज़ों का? द रिलेशनशिप का। और ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच होती है? ह्यूमन सोसाइटीज और पृथ्वी की सतह के बीच। यानी पृथ्वी की सतह पे मानवीय समाज के द्वारा जो अंतर क्रिया की जाती है, उस अंतर क्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन ही मानव भूगोल है। और रेटजेल की ही परंपरा में उनकी शिष्या रही हैं एलन चर्चिल सेम्पल। तो सेम्पल ने भी ऐसे ही डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप था जो सेम्पल के हिसाब से चेंज होता रहता है। और चेंजिंग रिलेशनशिप क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी हमारी खुद ही अनस्टेबल है और मनुष्य इस पे जो निवास करता है वो अनरेस्टिंग है। तो अनस्टेबल अर्थ यानी अस्थिर पृथ्वी और अनरेस्टिंग मैन, चंचल मानव या जिसको कहते हैं कि जो रेस्ट नहीं करता है, तो ये मनुष्य भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है पृथ्वी के सतह को परिवर्तित करने में। तो ये रिलेशनशिप है मनुष्य और पृथ्वी के बीच में, इसका अध्ययन करने वाला विषय भूगोल है। अब ये दूसरी परंपरा के विद्वान हैं पॉल वाइडल डिला ब्लास। तो ब्लास बेसिकली फ्रेंच स्कूल के विद्वान थे। जर्मन स्कूल वाले विद्वान समर्थन करते थे पर्यावरण नियतिवादी विचारधारा का। वो क्या है अभी हम आगे समझते हैं। और फ्रेंच स्कूल के विद्वान समर्थन करते थे संभववादी विचारधारा का। वो भी अभी आएगा, इसको समझेंगे। तो ब्लास ने जो डिफिनीशन दी ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी इज एज conception resulting from more systematic knowledge of physical laws governing our earth and relation between living being which inhabit it। यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं, उन भौतिक नियमों के साथ जो पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणी हैं, विशेषकर मनुष्य, इनके बीच की जो अंतर क्रिया होती है उसका अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल है। तो बेसिकली भूगोल को जो हमने समझा था कि भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। तो ये जो भी पैटर्न पृथ्वी के ऊपर बनते हैं, इन प्रतिरूपों में 2 फैक्टर निकल के आते हैं, एक फिजिकल फैक्टर, और इस फिजिकल या नेचुरल फैक्टर में कहीं पे स्थलाकृति, उच्चावच, जल, वायु, मृदा, वनस्पति, ये सारे फैक्टर आते हैं।
और जो ह्यूमन फैक्टर है, तो ह्यूमन फैक्टर में सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसी भी स्थान की जनसंख्या और उस जनसंख्या के द्वारा उत्पन्न प्रतिरूप, जैसे अधिवास, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, संचार, ये सारे आते हैं हम लोग ह्यूमन फैक्टर में, स्टडी करते हैं इसको। तो इन प्रतिरूपों के बीच अंतर क्रियाओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इस अंतर क्रिया में मनुष्य को महत्व दिया गया है। तो कंबाइंड रूप से, निष्कर्ष रूप से हम परिभाषित करते हैं कि मानव भूगोल इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करता है, और ये इंटर रिलेशनशिप किस चीज में होती है? द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जो मनुष्य ने भौतिक तत्वों की सहायता से बनाए हुए हैं। तो इन दोनों के बीच के इंटर रिलेशनशिप और उनके प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल है। तो बेसिकली भूगोल का एक उप शाखा के रूप में है मानव भूगोल, जो मनुष्य और मनुष्य द्वारा क्रिएटेड जो भी स्थलाकृतियां हैं, जो भी लैंडस्केप्स हैं, इनका अध्ययन करता है। अब मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। तो बेसिकली जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके तत्व क्या क्या है? लैंडफॉर्म यानी स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु। इसी तरह से जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है उसके एलिमेंट्स क्या हैं? यानी मनुष्य प्राकृतिक तत्वों की सहायता से किस तरह के प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तो ये घर हुए, गांव हुए, शहर हुए, नेटवर्क हुए, ट्रांसपोर्ट के विभिन्न विभिन्न प्रकार के, रोड, रेलवे नेटवर्क, इंडस्ट्रीज हुई, कृषि के क्षेत्र हुए, समुद्री तटों पे पोर्ट्स हुए, और बहुत सारे ऐसे तत्व जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो ये इस तरह से फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, ये दोनों ही अपने अपने प्रतिरूप डेवलप करते हैं, और इन दोनों प्रतिरूपों में अंतर क्रियाओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच की अंतर क्रियाओं को हम लोग दो रूपों में समझ सकते हैं। इसमें पहला है मनुष्य का प्रकृतिकरण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। तो पहले हम लोग देखते हैं मनुष्य का प्रकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच जो भी अंतर क्रियाएं होती हैं वो डिपेंड करती हैं तकनीक के स्तर के ऊपर, और ये तकनीक डिपेंड करता है कि मानवीय समाज का विकास कहाँ तक हुआ है, सांस्कृतिक विकास। तो हम जितने ज्यादा ही विकसित होंगे हमारे तकनीक का स्तर उतना ही अधिक होता जाएगा। तो बेसिकली प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ था, उनको समझता नहीं था, तो प्रकृति के तत्वों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता था, और मनुष्य उस समय प्रकृति से बहुत ज्यादा भयभीत भी होता था और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय समाज का विकास हुआ, तकनीक का स्तर बढ़ता गया, जैसे जैसे तकनीक का स्तर बढ़ता गया, मनुष्य प्राकृतिक नियमों को समझता गया और प्रकृति में हस्तक्षेप करने की, या यूं कहें कि प्रकृति को रूपांतरित करने की क्षमता मनुष्य की बढ़ती चली गई, और तकनीकी विकास के लिए भी प्राकृतिक नियमों को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तो नेचुरल लॉज की जानकारी हमको किस तरह से नए नए आविष्कार करने में मदद करती है। जैसे सबसे पहले लेते हैं अग्नि का आविष्कार। तो अग्नि के आविष्कार में फ्रिक्शन फोर्स और उससे जन्य जो ऊष्मा होती है उसका प्रयोग किया गया, ये नियम समझ के अग्नि का आविष्कार हुआ। दूसरा नियम, जैसे जेनेटिक्स के बारे में हम जैसे जैसे जानते गए, जीन के बारे में जानते गए, बहुत सारे रोगों का उपचार मिलता चला गया। तीसरा नियम जैसे एरोडायनामिक्स का नियम है, तो बहुत ज्यादा जो प्लेन बनते हैं, प्लेन की गति, डिजाइन, ये सारी चीजें हम कैसे समझ पाए? वो नेचुरल लॉज को समझने के कारण। तो प्राकृतिक नियमों के साथ ही साथ हमारी तकनीक विकसित हो रही है, क्योंकि इन तकनीकों का उपयोग प्राकृतिक नियमों के ही अनुसार हुआ है। और जैसे जैसे प्राकृतिक नियमों के बारे में जानकारी बढ़ रही है, तकनीकी स्तर ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता कम होती गई है। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था का इंटरेक्शन था, जो प्रारंभ में मनुष्य पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा निर्भर था और पर्यावरण के तत्व मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे, तो इस संकल्पना को कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या पर्यावरण नियतिवाद। और ये नियतिवाद की संकल्पना क्लास 12 के एनसीईआरटी में एक बॉक्स में एक स्टोरी के माध्यम से समझाई गई है। वो स्टोरी ऐसे है कि भारत के छत्तीसगढ़ के राज्य में अबुझमाड़ का एरिया पड़ता है, वो बिलासपुर, दांतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे जिले इसमें सम्मिलित हैं। तो उस व्यक्ति का नाम है बेंडा, और ये बेंडा ट्राइबल कम्युनिटी का सदस्य है। ये लोग जंगल में छोटे छोटे झोपड़ियां बना के निवास करते हैं और स्थानांतरित कृषि करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें छोटे
छोटे क्षेत्र में पेड़ों को जला के साफ करके वहाँ खेती की जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी उर्वरता कम होती है तो फिर ये दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। ये कोई भी कार्य करते हैं तो वन की आत्मा लोई लुगी को धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से ये गजहरा और कुचला के पौधों को कलेक्ट करते हैं जड़ी बूटियों के रूप में। तो इनकी पूरी व्यवस्था निर्भर है पर्यावरण के ऊपर। तो इस तरह की संकल्पना को हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। दैट मीन्स मैन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ नेचर। नेचर का एक छोटा सा पार्ट मनुष्य है और नेचर ने मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो जो रैटजेल और एलन चर्चिल सेम्पल, ये लोग इस विचारधारा के समर्थक थे, जिनका मानना था कि मनुष्य की आदत, विचार, व्यवहार ये सब प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप करता गया, हम लोग स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ गए। स्टेट ऑफ नेसेसिटी मतलब ये हुआ कि हम लोग पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से हो रही है। और स्टेट ऑफ फ्रीडम यानी हम कुछ कर सकने में सक्षम हैं, हम पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित कर सकने में सक्षम हैं। तो ये धीरे धीरे ये तकनीक के कारण ही संभव हुआ है कि हम स्टेट ऑफ नेसेसिटी से स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ मूव कर गए हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ फ्रीडम है, इस स्टेट ऑफ फ्रीडम को प्रकृति का मानवीकरण कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य ने इसमें काफी ज्यादा परिवर्तन किया है। तो ये एक दूसरी स्टोरी है और उस स्टोरी में कैरी नाम की एक महिला नॉर्वे के ट्रांडहाइम नगर में रहती है। और नॉर्वे अगर आप एटलस देखें तो एकदम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। कैरी वहां जाड़े में 8 बजे 8 AM अंधेरे में निकलती है अपनी कार लेके ऑफिस जाने के लिए। 8 AM पे वहाँ अंधेरा रहता है। तो अगर जाड़े की बात हम लोग की जाए तो जाड़े के समय में यानी नवंबर और दिसंबर के समय पे सूर्य मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। तो मकर रेखा पे लंबवत चमकने के कारण नॉर्वे में मैक्सिमम जो दिन की अवधि होती है वो 6 आवर्स की होती है, 6 घंटे की। तो लगभग 9 बजे या 9 बजे के बाद सूर्योदय होता है और जो ऑलमोस्ट 3 बजे तक सूर्य डूब जाता है। तो दिन की अवधि लगभग 6 घंटे होती है। तो 8 AM पे वो अंधेरे में एक पावरफुल गाड़ी से निकलती है अपने ऑफिस जाने के लिए। और वो उसका जो ऑफिस का कैंपस है वो ग्लास हाउस के अंदर बना हुआ है। तो ग्लास हाउस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ग्रीन हाउस जो बनते हैं वो पहले ग्लास से बनते हैं और इसमें प्लांटेशन किया जाता है। तो इस ग्लास हाउस में जो इंसोलेशन आता है, जो सूर्य से किरणें आती हैं वो तो चली आती हैं, लेकिन जो आउट गोइंग रेडिएशन है वो नहीं जाने पाता। तो ग्लास हाउस के कारण वो ग्लास के अंदर पूरा टेम्परेचर हाई होता है। तो ये एक मनुष्य का आविष्कार है जो ठंडे प्रदेशों में तापमान को बढ़ाने का एक माध्यम भी है। तो इसका पूरा कैंपस ग्लास हाउस से बना हुआ है। वहाँ पे जब अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेल्सियस तक कंफर्टेबल जोन में रहता है। इसके बाद वो घर आती है तो उसके घर में आर्किड, केला, कीवी इस तरह के फलों के उदाहरण हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के फल शीत कटिबंधों में पहुंचने का कारण क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट। तो जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ है वो कभी नॉर्वे से लंदन आ जाती है, लंदन से नॉर्वे पहुंच जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रभाव है। साथ ही साथ वो कंप्यूटर के क्लिक पे दिल्ली में या कहीं भी अपने कोलिग्स के साथ जुड़ जाती है। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन है, इसके कारण सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को रूपांतरित किया है अपनी सुविधाओं के अनुसार। तो उसी क्रम में मनुष्य कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण करता है। जैसे ग्लास हाउस के बीच में कोई यूनिवर्सिटी कैंपस या कोई ऑफिस का कैंपस, ये कल्चरल लैंडस्केप है। तो ऐसी परिघटनाओं को जहां मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण के लक्षणों को अपने हिसाब से परिवर्तित कर लिया है, तो पहले के विद्वान इसको पॉसिबिलिज्म या संभववाद के नाम से पुकारते थे। तो संभववाद एक्सट्रीम फ्रीडम की ओर लेके जाता है, यानी मनुष्य कुछ भी कर सकने में सक्षम है। और इसका परिणाम ये रहा कि संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन हुआ और जिनके नकारात्मक प्रभाव अब हमारे सामने दिख रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन में होल बनने की प्रक्रिया है, भूमि की उर्वरता में कमी आई है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, लाइक दैट बहुत सारे नकारात्मक परिणाम अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ। पर्यावरण नियतिवाद और संभववाद के बीच में एक संकल्पना आई जिसको रुको और जाओ नियतिवाद या फिर नव नियतिवाद कहा जाता है, नियो डिटर्मिनिज्म।
और इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। टेलर ये मानते थे कि जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी है या पर्यावरण नियतिवाद है कि पर्यावरण ही मनुष्य को प्रभावित करता है, और दूसरी कंडीशन थी कि एब्सोल्यूट फ्रीडम पॉसिबिलिज्म कि मनुष्य कुछ भी कर सकने में सक्षम है। तो इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में नवनियतिवाद की संकल्पना को टेलर ने प्रतिपादित किया। तो इसकी तुलना वो एक ऐसे ट्रैफिक चौराहे से करते हैं जहाँ पे रेड लाइट और ग्रीन लाइट जलती हैं। तो रेड मीन्स कि स्टॉप, रुकना है, और ग्रीन मीन्स टू गो, जाना है। तो जहाँ भी हमारे विकास क्रम में कुछ इस तरह के प्रतिफल या परिणाम उभर के आ रहे हैं कि हमको रुकने की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम रुक जाएं, और जहाँ पे प्रकृति से सिग्नल मिल रहा है कि गो, यानी ये काम हम कर सकते हैं, तो वो काम हमको करना चाहिए। तो बेसिकली मनुष्य प्रकृति का विजेता कब बन सकता है? जहाँ तक प्रकृति उसको अनुमति देती है। तो यदि हम प्राकृतिक नियमों के अनुरूप न चलें तो बहुत ज़्यादा इसके दुष्परिणाम मानव समाज को भुगतने होंगे। और इन परिणामों में हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी बहुत सारा कार्बन और एलाइड जो तत्व हैं वायुमंडल में फैले हुए हैं, और इसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ओजोन लेयर जो हमारे लिए जीवनदायिनी लेयर का काम करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये लेयर धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इसके साथ ही साथ ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर छोटे होते जा रहे हैं, और इन छोटे होते ग्लेशियर का बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है नियर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर विश्व की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के जल के स्रोत हैं, और नदियों की घाटी बहुत ही ज़्यादा हैवी पॉपुलेशन को शरण दिए हुए है। तो यदि ये ग्लेशियर पिघल गए तो बहुत सारे लोग अकाल और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, और इसी तरह से भूमि की उर्वरता भी कम होती जा रही है। तो ये सारे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हैं जो हमको दिखने शुरू हुए हैं, और यदि इनको संभाला ना गया तो ये बहुत ही ज़्यादा नियर फ्यूचर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये लेके जा रहा है हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह या सतत पोषणी विकास की तरफ। और सतत पोषणी विकास होता है कि हम विकास तो अपना करेंगे ही, लेकिन संसाधनों को अपने भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकें। तो ये हमारा सतत पोषणी विकास है, और मनुष्य के हित में भी यही विकास है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के बारे में। जब हम फर्स्ट बुक में ज्योग्राफी के बारे में समझ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग साइंस था जो बहुत सारे विषयों से सब्जेक्ट कंटेंट लेके पृथ्वी के धरातल के संदर्भ में उसका एनालिसिस करता है। तो इसको समझने से पहले बेहतर होगा कि आप क्लास 11 के फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को आप समझ लें। तो हम जब मानव भूगोल की ब्रांच के बारे में बात करते हैं तो पहला ब्रांच जैसे सोशल ज्योग्राफी या सामाजिक भूगोल, और सामाजिक भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं, इस सामाजिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं व्यवहारिक भूगोल। और व्यवहारिक भूगोल का जो क्षेत्र है, बेसिकली जो सब्जेक्ट कंटेंट है, वो कंटेंट है साइकोलॉजी का या मनोविज्ञान का। इसी तरह से ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलफेयर, तो सामाजिक कल्याण का जो भूगोल है इसका विषय क्षेत्र लिया गया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। वहां से हमने कंटेंट लिया और उस कंटेंट को पृथ्वी के सतह के सापेक्ष में अध्ययन करते हैं। तीसरा है ज्योग्राफी ऑफ लीजर, यानी ये अवकाश का भूगोल है, तो इसको लिया गया है सोशियोलॉजी से। इसी तरह से कल्चरल ज्योग्राफी ये लिया गया है नृविज्ञान से या एंथ्रोपोलॉजी से। तो ये सारे ब्रांचेज हैं। जेंडर ज्योग्राफी कई सारे सब्जेक्ट से लिया गया है, सोशियोलॉजी से है, एंथ्रोपोलॉजी से है, वुमेन्स स्टडीज से है। ऐतिहासिक भूगोल ये हिस्ट्री से लिया गया है। साथ ही साथ मेडिकल ज्योग्राफी जो एपिडेमियोलॉजी या आपदा विज्ञान होता है, वहां से कंटेंट उठा के हम लोग अप्रोच ज्योग्राफिकल यूज करते हैं। इसी तरह से दूसरा ब्रांच है अर्बन ज्योग्राफी। तो अर्बन ज्योग्राफी में हम लोग नगरीय समुदाय के बारे में, वहाँ की संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लिया गया है अर्बन स्टडीज ऑफ प्लानिंग से। इसी तरह से राजनीतिक भूगोल, तो राजनीतिक भूगोल में हम लोग दो भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। एक तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी जो चुनाव के विश्लेषण से संबंधित भूगोल है, और दूसरा है मिलिट्री ज्योग्राफी या सैन्य भूगोल। इलेक्टोरल ज्योग्राफी का जो कंटेंट है वो लिया गया है सेफोलॉजी से। तो सेफोलॉजी बेसिकली चुनाव विश्लेषण का एक विज्ञान है जो चुनाव की प्रकृति और तमाम चीजों की व्याख्या करता है। ये बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शन है सेफोलॉजी। तो यहाँ से लिया हमने इलेक्टोरल ज्योग्राफी।
इसी तरह से सैन्य विज्ञान अलग से है ब्रांच, मिलिट्री साइंस, वहाँ का कंटेंट हमने यूज किया तो मिलिट्री ज्योग्राफी। जो विशेषकर से रक्षा से संबंधित सारे देशों के अध्ययन हैं उनको हम लोग मिलिट्री ज्योग्राफी में रख सकते हैं। इसके साथ जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इसका सब्जेक्ट लिया गया है डेमोग्राफी से, जनांकिकी से। तो जनांकिकी जनसंख्या का अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक विषय है। इसके विषय को लेके हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी के रूप में अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल है, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो अधिवास भूगोल में दोनों ही नियोजन आते हैं, ग्रामीण और नगरी। तो अधिवास को भी दो तरह से हम लोग रख सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी की एक ब्रांच है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लिया गया है कहाँ कहाँ से, अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र में फिर कृषि विज्ञान से, औद्योगिक अर्थशास्त्र से, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब विषय वस्तुओं को एकत्रित किया गया है, समाकलित किया गया है। तो इसमें हमारी जो ब्रांचेज बनती हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, साथ ही साथ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, वाणिज्यिक भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो ये सारे ब्रांचेज हैं जो विभिन्न विषयों से हमने विषय कलेक्ट किए हैं और इनको इंटीग्रेट कर लिया है यहाँ पे। तो ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम समझेंगे कि मानव भूगोल का विकास किस क्रम में हुआ और कौन कौन सी अवस्थाओं से होके मानव भूगोल वर्तमान स्वरूप तक आया है। इसको हम लोग ब्रॉड स्टेजेज और थर्स्ट के रूप में देखते हैं। तो थर्स्ट मीन्स होता है प्रणोद या कुछ ऐसे विचार जिन्होंने भूगोल का प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसे विचार जो उस विषय का अपने समय पे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनको थॉमस कुन ने नाम दिया पैराडाइम या चिंतन फलक। और ये एक विचार दूसरे से, दूसरा तीसरे से ऐसे प्रतिस्थापित होते हैं, क्योंकि एक ही विचार पूरे समय का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो ऐसा जो तत्कालिक रूप से सबसे प्रभावी विचार जो उस विषय का प्रतिनिधित्व करता है, इसको हम लोग पैराडाइम कहते हैं। और एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे होता है। तो इस परिघटना को कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम के विचार को थॉमस कुन और उनकी शिष्या थी मास्टरमैन, इन दोनों ने काफी बढ़ाया। तो हम लोग पहले देखते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, जब उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां यूरोप में फैली और वहां से लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो उस समय की जो अप्रोच थी वो था एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम लोग एक्सप्लोरेटरी पैराडाइम भी कहते हैं। तो एक्सप्लोरेशन, नए नए क्षेत्रों की खोज की जाने लगी और उनका वर्णन किया जाने लगा। कारण क्या था कि जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, तो बहुत ही ज़्यादा सामानों का उत्पादन होना शुरू हुआ और उस उत्पादन की खपत करने के लिए वहाँ के लोगों ने नए नए क्षेत्रों के बारे में ढूंढना शुरू किया। तो बेसिकली इस समय जो ट्रेड था वो इंपीरियल था और जो साम्राज्यवादी और व्यापारिक निहितार्थ थे उनके कारण नए नए क्षेत्रों की डिस्कवरी होनी शुरू हुई और इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाने लगा। तो ये प्रवृत्ति भूगोल में भी दिखाई दी। तो जिस प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद जो लेटर कॉलोनियल पीरियड था, लेटर कॉलोनियल पीरियड में जो अप्रोच आई या पैराडाइम आया वो आ गया प्रादेशिक विश्लेषण। और इस प्रादेशिक विश्लेषण में पूरे विश्व को विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में बांटा गया और ये मानते हुए बांटा गया कि पूरी पृथ्वी का अध्ययन एक संपूर्ण समग्र के रूप में किया जाना चाहिए, जिसके लिए प्रादेशिक अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट का जब हम स्टडी करेंगे तो एज ए होल पूरी स्टडी हमारी बेहतर तरीके से होगी। तो इसके लिए जो विचार था वो पूरे वर्ल्ड को पार्ट पार्ट में अध्ययन करना। इन पार्ट्स के अध्ययन करने के कारण पूरे विश्व को एक समग्र के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। अब ये 30s ये इंटरवार पीरियड को शो करता है। तो इंटरवार पीरियड यानी 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो बेसिकली ये 20 ईयर्स का जो टाइम है, 20 वर्षों का जो समय है, इसको हम लोग इंटरवार पीरियड कहते हैं। तो इस समय पे जो प्रवृत्ति उभर के आई वो आई एरियल डिफरेंशिएशन। और ये हम लोग क्लास 11 वाली बुक में डिस्कस कर चुके हैं। एरियल डिफरेंशिएशन जो वर्ड है जुड़ा हुआ है रिचर्ड हार्टसोन से, और रिचर्ड हार्टसोन ने इवन परिभाषा ही दी कि ज्योग्राफी एरियल डिफरेंशिएशन का अध्ययन करता है।
तो ये प्रदेशवाद के अध्ययन में ही एक संकल्पना थी जिसने प्रादेशिक भिन्नता और उसके कारणों के अध्ययन पर बल दिया। तो बेसिकली इसने क्या फोकस किया कि यूनिकनेस किसी भी रीजन का, और वो यूनिकनेस ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रदेश को परिभाषित ही करते हैं कि रीजन इज द यूनिक एरिया जिसमें तत्वों की समांगता पाई जाती है। तो उन समांगताओं के कारणों का अध्ययन किया गया एरियल डिफरेंशिएशन में। एरियल डिफरेंशिएशन के बाद जो लेट 50s और 60s में शुरू हुआ, इसको हम लोग कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। तो ये मात्रात्मक क्रांति या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जिसमें भौगोलिक विधि तंत्र में बहुत सारी गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया, कंप्यूटर्स का प्रयोग किया गया, नई नई टेक्निक्स यूज की गई, तो इसको कहा जाता है मात्रात्मक क्रांति। और इसका प्रभाव जो पड़ा वो पृथ्वी के तल पे जिस भी तरह के प्रतिरूप विकसित हुए हैं उन प्रतिरूपों के अध्ययन पे बल दिया गया, और इसको कहा जाता है स्थानिक संगठन। तो इसने ज्योग्राफी में कार्टोग्राफिक विधियां, मार्फोमेट्रिक विधियों का बढ़ावा मिला, तो इस प्रवृत्ति को स्थानिक संगठन कहते हैं। अब 70s में इसके विपरीत में कुछ नई ट्रेंड्स डेवलप हुई। इन ट्रेंड में मानवतावादी भूगोल या ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी या मार्क्सवादी भूगोल इसको कहते हैं, क्रांतिकारी भूगोल भी कहा जाता है, और तीसरा इसमें व्यवहारिक भूगोल या बिहेवियरल ज्योग्राफी, इन तीनों का उद्भव हुआ। तो बेसिकली जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है ये मनुष्य को फोकस करके अध्ययन करती है। जैसे मात्रात्मक विधियों के प्रयोग से हर चीज का मात्रात्मक अध्ययन किया जाने लगा, लेकिन मनुष्य का मात्रात्मक अध्ययन संभव नहीं है। तो मानवीय पक्षों के जैसे आवासन या हाउसिंग स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर बल दिया जाने लगा, तो ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी हुई। रेडिकल ज्योग्राफी जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानवीय समाज में व्याप्त असमानता का कारण पूंजीवाद का विकास था। इसने पूंजी को और उत्पादन के अन्य साधनों को कुछ ही हाथों में केंद्रित किया। तो जो एक दूसरा क्लास है सर्वहारा वर्ग या मजदूर वर्ग जिसको कहते हैं, उसके उत्पादन करने के बावजूद भी जो लाभ का अधिकांश हिस्सा था वो कुछ ही हाथों में केंद्रित था। तो मार्क्स के व्याख्या करने का ये ढंग था। तो मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पे, मार्क्सवाद के आधार पे जो भूगोल की व्याख्या की गई, जो असमानता की व्याख्या की गई, वो भूगोल हमारा रेडिकल ज्योग्राफी था। अब जो तीसरी ब्रांच उभर के आई वो व्यवहारिक भूगोल। तो व्यवहारिक भूगोल ये कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के साथ जो भी अंतर क्रिया करता है वो अपने व्यवहार से करता है। व्यवहार निर्धारण होता है मनुष्य के मानसिक मानचित्र से, जिसको मेंटल मैप्स कहते हैं। तो जो हमारे दिमाग में बना हुआ है हमारा व्यवहार उसी तरह से निर्धारित होता है, और जो मनुष्य व्यवहार करता है पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला प्रतिरूप भी उसी तरह से निर्धारित होगा। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल स्टडी है जो मनुष्य का अध्ययन करती है। तो ये तीनों ही मानवीय समुदायों पे ज्यादा फोकस कर किए हुए हैं। इसके बाद 90s से आया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ कि जो भी नियम बनते थे वो एक सैद्धांतिक आधार पे बनते थे, तो वो नियम हर जगह लागू नहीं होंगे। इसके लिए पर्टिकुलर एक क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी उसके लोकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अध्ययन किया गया। तो ये बेसिकली सामान्यीकरण में विशेषीकरण की बात करता है। तो अब ये ज्योग्राफी की ट्रेंड है पोस्ट मॉडर्निज्म, और यह समय और स्थान इन दोनों को मैक्सिमम यूज करने पे फोकस करता है। तो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का विकास क्रम रहा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।